नमस्ते साथियों, एवीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारतीय शिक्षा आयोग यानी कि कोठारी आयोग क्या है, कोठारी आयोग की सिफारिशें क्या क्या थी शिक्षा में सुधार के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है कोठारी आयोग। स्वतंत्रता के उपरांत शिक्षा का अत्यंत तीव्र गति से विकास हुआ, परंतु यह विकास केवल संख्यात्मक या गुणात्मक ही नहीं हुआ। इसके साथ साथ संविधान में शिक्षा के प्रति किए गए संकल्पों को भी पूरा नहीं किया गया। यानी कि जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के तुरंत उपरांत बहुत अधिक मात्रा में शिक्षा के विस्तार करने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ सालों के बाद वह सफल नहीं हो पा रहा था। जो संकल्प किया गया था वो पूरा होते हुए नहीं दिख रहा था, जिससे शिक्षा क्षेत्रों में असंतोष प्रकट किया जाने लगा। शिक्षा क्षेत्र में तो प्रकट किया जाने ही लगा, लोगों के बीच भी असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। इसी असंतोष को पूरा करने के लिए एक समस्त पक्षों की विस्तार पूर्वक जांच करने के लिए एक आयोग की गठन की मांग किया जाने लगा, और यही मांग को भारत सरकार ने पूरा किया और डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे शिक्षा आयोग के नाम से हम जानते हैं। अब आयोग के सदस्य कौन कौन थे वो देख लेते हैं जरा। तो सबसे पहले अध्यक्ष की बात आती थी, तो अध्यक्ष थे डॉक्टर प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। और सदस्यों की बात करा जाए तो पहला सदस्य थे श्री A.R. दाबोद, दूसरा सदस्य थे मिस्टर H.L. एल्विन, तीसरा सदस्य थे डॉक्टर R.A. गोपाल स्वामी, चौथा सदस्य प्रोफेसर सदातोषी इहारा, पांचवा थे डॉक्टर V.S. झा, एवं इसके अलावा 9 सदस्य और भी थे। इनके सचिव थे श्री J.P. नायक और महासचिव थे मिस्टर J.F. मैकडूगल। कोठारी आयोग ने अपने कार्य को पूरा करने के लिए 12 मुख्य कार्यदल तथा 7 सहायक कार्यदल बनाए। मेन कार्यकर्ता जो थे वो 12 बनाए, और जो सहायता करेंगे उसके लिए कार्यदल बनाया, उसमें 7 सदस्य को रखा था। यह कार्यदल लगभग 100 दिनों तक राष्ट्र के विभिन्न राज्यों के स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों का भ्रमण किया। ये जितने भी दल बनाए हुए थे वह पूरे देश के अंदर घूम घूम कर प्रत्येक विद्यालय पहुंच रहे थे, कोई विश्वविद्यालय पहुंच रहा था, कोई कॉलेज पहुंच रहा था। ऐसे करके सारे जगह उन्होंने क्या किया, साक्षात्कार किया। कितने, तो 9000 व्यक्तियों से साक्षात्कार किया। साथ ही साथ 2400 से अधिक लिखित उत्तरों का विश्लेषण भी किया। साथ ही साथ मंगाए गए थे देश से कि आप लिख के भेजिए, क्या सुधार हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ये सारे सुधार को एक साथ जोड़कर विश्लेषण किया कोठारी आयोग ने बैठ के। और कितना लिखित उत्तर मिला था, तो टोटल 2400 लिखित उत्तर का विश्लेषण किया था इस आयोग ने बैठकर। इन सभी सूचनाओं के आधार पर 673 पृष्ठों का प्रतिवेदन तैयार किया गया, जिससे 20 जून 1966 को भारत सरकार को समर्पित किया गया। इन सारे विश्लेषण के पश्चात एक प्रतिवेदन तैयार हुआ। उस प्रतिवेदन का जो पेज संख्या था वो था टोटल 673, और भारत सरकार को इस आयोग ने 20 जून 1966 को सौंप दिया था। आयोग ने अपने विस्तृत प्रतिवेदन में शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर सघन प्रकाश डाला तथा राष्ट्रीय उत्थान में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित करने की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। ये सारे विश्लेषण के पश्चात एक सारा बायोडाटा तैयार करने के बाद उन्होंने एक अलग से सुझाव दिया कि क्या सब सुधार करना है इससे शिक्षा में। जो हमारा लचर व्यवस्था चल रहा है शिक्षा का, स्वतंत्रता के पश्चात जो हम लक्ष्य निर्धारित किए थे वो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है, इसको अधिक मात्रा में सुधार करने के लिए क्या ज़रूरी है, वो सारे चीज़ों के लिए उन्होंने बहुत से अधिक मात्रा में सुझाव पेश किए। और लगभग 17-18 मुद्दे ऐसे रखे जिस पर अधिक मात्रा में सुधार करने की ज़रूरत थी। तो वो सारे सुझाव एक एक करके अब समझते हैं। पहला सुझाव जो था वो था शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है। शिक्षा आयोग ने कहा कि शिक्षा का विकास इस ढंग से किया जाना चाहिए कि इससे राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि हो, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़े, आधुनिकीकरण की गति में तेजी आए तथा सामाजिक तथा नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो। राष्ट्रीय उत्पादकता यानी कि हम जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, जो भी कृषि उत्पादन करते हैं, यह हमारा राष्ट्रीय उत्पादकता से मतलब लगाया जाता है। आधुनिकीकरण का मतलब हो गया कि हम वैज्ञानिक तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक जो चीज़ शोध किए उसके साथ हम ढल गए, अपने अनुसार चलने लगे, वैज्ञानिकों के अनुसार चलने लगे, जिससे हम आधुनिक तकनीकों को अपने जीवन में उपयोग करते हैं। अब है राष्ट्रीय एकता, माने ऐसा
सेंस लगाया जा सकता है राष्ट्रीय एकता से कि हम अपने पर्सनल कामों को अपने जाति, लिंग, भेद, धर्म, समुदाय आदि को भूलकर सभी एक मिल जाते हैं और राष्ट्र के लिए काम करते हैं। हमारा अपना हित वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, हम राष्ट्र के हित के लिए योगदान करने लगते हैं, तो वो हमारा होता है राष्ट्रीय एकता। सामाजिक नैतिक ऐसा मूल्य जिससे हमें पता लगता है कि हम अच्छे हैं, बुरे हैं, हमारे दया भाव है कि नहीं है, ये सारे चीज़ हमारा नैतिक मूल्य के अंतर्गत आता है। यह विकसित करना ज़रूरी है, तभी हमारा शिक्षा पद्धति आगे बढ़ेगा, यह आयोग ने सुझाव दिया था। अब बात करते हैं अगला सुझाव का। अगला सुझाव है शिक्षा की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन में क्या सुधार करने की ज़रूरत है। आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शैक्षिक ढांचे में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन करने का सुझाव दिया। आयोग ने 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 10 वर्ष की समान निर्विकल्प शिक्षा, 2 वर्ष की विकल्पनात्मक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा प्रथम उपाधि के लिए 3 वर्षीय उच्च शिक्षा की अवधि रखने का सुझाव दिया। आयोग ने कहा कि सबसे पहले जब प्राथमिक शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं उससे पहले 2 वर्ष का, उसे प्राथमिक शिक्षा से पहले ही 2 वर्ष का शिक्षा, 3 वर्ष का शिक्षा दिया जाए। 1 से लेकर 3 वर्ष तक हम उसे स्कूल जाने से पहले ही प्राथमिक शिक्षा दे दें। साथ ही साथ 10 साल जो है अनिवार्य शिक्षा दे, कि कोई भी विषय हम चेंज नहीं करने देंगे। 10 साल पढ़ेगा, एक विषय लागू होगा, पूरे देश में एक समान शिक्षा देंगे। ये नहीं है कि बिहार में ये विषय अनिवार्य है, ये विषय अनिवार्य नहीं है, यूपी में हो रहा है तो ये विषय अनिवार्य है, ये नहीं है। सारा देश में एक विषय होगा, वही विषय सबको पढ़ना होगा। ये प्रतिवेदन तैयार करके ये सुझाव दिया था कोठारी शिक्षा आयोग ने। जबकि इसके बाद क्या था, 10 वर्ष निर्विकल्प देंगे, बाद में 2 वर्ष उच्चतर शिक्षा में हम विकल्प देंगे कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में जाइए। यह विकल्प दिया था कोठारी आयोग ने। इसके बाद फिर दिया था कि त्रिवर्षीय उच्च शिक्षा की अवधि रखने का सुझाव दिया था। इसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 3 वर्ष की शिक्षा लेंगे, जिसमें आप विकल्प चुन सकते हैं। आयोग ने यह भी कहा कि संपूर्ण देश के शैक्षिक ढांचे में एक रूपता होनी चाहिए। यही बात पहले मैं बोल रहा था कि बिहार में अगर है तो इंग्लिश अनिवार्य नहीं है, जबकि दिल्ली में चला जाए तो इंग्लिश अनिवार्य है। ये नहीं होना चाहिए। इंग्लिश अनिवार्य है तो पूरे देश में अनिवार्य है, हिंदी अनिवार्य है तो पूरे देश में अनिवार्य है। यह सुझाव दिया था कोठारी शिक्षा आयोग ने। अब अगला पॉइंट है, अगला सुझाव है, अगला क्या है तो अध्यापकों की दशा, यानी कि स्टेटस ऑफ टीचर। आयोग ने शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की। जो हमारे शिक्षक पढ़ाई में योगदान दे रहे हैं उनके आर्थिक स्थिति सुधारिए, समाज में उनका क्या योगदान हो सकता है वह सामाजिक स्थिति को सुधारिए। वह व्यवसाय कर रहा है तो उसे व्यवसाय के लिए भी प्रोत्साहित करिए, उसके व्यावसायिक स्थिति को भी सुधारिए। यह सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। इसके लिए अध्यापकों के वेतनमान में संशोधन करने, योग्यता पदोन्नति देने, अध्यापक कार्यक्रम कल्याण प्रारंभ करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी कि जो अध्यापक का वेतन कम दिया जा रहा है उसको बढ़ाइए। योग्यता है उसके पास, लेकिन वह योग्यता के अनुरूप शिक्षण नहीं कर पा रहे हैं, अब पीजी करके बैठे हैं और पहला दूसरा के बच्चों को पढ़ाइए, ये नहीं। उसको पदोन्नति दे के आगे के कक्षाओं को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करिए। यह सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। निवास भत्ता सुलभ करवाने के लिए आप जहाँ रह रहे हैं उसके रहने की भी व्यवस्था करिए, साथ ही साथ उसे भत्ता भी दीजिए ताकि वह अच्छे से रह सके और विद्यालय में योगदान कर सके। अध्यापकों के नियुक्ति को प्रोत्साहित करिए, अधिक से अधिक मात्रा में अध्यापकों की भर्ती करिए। आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले अध्यापकों को विशेष भत्ता दीजिए ताकि वह आदिवासियों को भी ज्ञान से सिंचित कर सके। शिक्षकों को में राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता देने तथा राष्ट्रीय पुरस्कार योजना चालू करने का सुझाव दिया था। राष्ट्रीय पुरस्कार योजना चालू करिए, राजनीति में भाग लेने दीजिए शिक्षकों को। अगला है अध्यापक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग। शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए आयोग ने सुझाव दिया कि अध्यापक प्रशिक्षण को उन्नत किया जाए, अध्यापक को अध्ययन की अधिक सुविधाएं दी जाए, पत्राचार व अल्पकालीन शिक्षा को बढ़ाया जाए तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियों, विद्यालय सामग्री व शिक्षण पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाया जाए। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है, जैसे जैसे मांग बढ़ती है, जैसे जैसे सुधार की ज़रूरत है, वैसे वैसे उसके स्कूल के पाठ्यक्रमों में सुधार किया जाए, पढ़ाने के तरीक़ों में सुधार किया जाए। ये सारे सुझाव दिए थे कोठारी आयोग ने। अब अगला सिफारिश, अगला सुझाव देखते हैं। 5वां है नामांकन तथा मानव शक्ति, इनरोलमेंट एंड मैन पावर। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्यक्रम में मानव शक्ति के विकास को महत्व देते हुए आयोग ने प्रत्येक बालक के लिए
कम से कम 7 वर्ष की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने, सुपात्र व इच्छुक छात्र छात्राओं को माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर बल देने तथा सामूहिक निरक्षरता अभियान प्रारंभ करने जैसे सुझाव दिए। इन्होंने कहा कि कम से कम बालक को 7 वर्ष अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, साथ ही साथ जो योग्य है, सुपात्र है, उनको माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा देने का भी सुविधा उपलब्ध करा जाए। जो तकनीकी शिक्षा लेना चाहता है, व्यावसायिक शिक्षा लेना चाहता है, उनको भी वह शिक्षा उपलब्ध कराए। हो सके तो आप उसके लिए अलग से कॉलेज खोलने का व्यवस्था कीजिए और सामूहिक निरक्षरता अभियान प्रारंभ कीजिए। जो भी प्रौढ़ है, जो है शिक्षित नहीं है, उनको शिक्षित करिए। ये योगदान, ये सिफारिशें, ये सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। अब देखते हैं अगला सिफारिश क्या है। शैक्षिक समानता, एजुकेशनल इक्वलिटी। न्याय, समानता व स्वतंत्रता प्रजातंत्र के मूलभूत आधार है। अतः भारत जैसे प्रजातांत्रिक राष्ट्र में सभी नागरिकों को अपनी योग्यताओं का विकास करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। सभी आदमी को समान शिक्षा मिलना चाहिए। कोई दलित है, कोई आदिवासी है, कोई ये है, कोई वो है, तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सबको एक समान शिक्षा दीजिए। प्रजातांत्रिक राष्ट्र है भारत, सभी को अपनी अपनी योग्यताओं का विकास करने के, अपने को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है और वह अधिकार सरकार को देने के लिए बोला गया था इस आयोग के सिफारिशों में। सरकार के इस दायित्व को देखते हुए आयोग ने कहा कि जाति व धर्म के भेदभाव को समाप्त किया जाए, पुस्तक बैंक की व्यवस्था किया जाए, छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जाए, आदिवासी बालकों के लिए आवासीय विद्यालय व तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, नारी शिक्षा को गति दी जाए, विकलांगों की शिक्षा का सामूहिक प्रबंध किया जाए। यही है, किसी के साथ जाति, लिंग, धर्म, भेद के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को समान शिक्षा मिलना चाहिए, सभी को समान विद्यालय में पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ आवासीय विद्यालय की स्थापना किया जाए। दलित क्षेत्र है, वहाँ आवासीय विद्यालय की स्थापना किया जाना चाहिए। जो तकनीकी शिक्षा लेना चाहते हैं उसको तकनीकी शिक्षा दिया जाना चाहिए और नारी के शिक्षा पर विशेष योगदान दिया। जो भी शिक्षित नहीं है उनको शिक्षा प्रदान करिए। वयस्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ विकलांगों को भी शिक्षा में कोई कसर नहीं छूटे ताकि वह शिक्षित होने से वंचित हो जाए, इस पर भी ध्यान दीजिए। यह सिफारिश से क्या था कोठारी आयोग ने। देखते हैं अगला सिफारिश, स्कूल शिक्षा का विस्तार। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए आयोग ने सुझाव दिया कि जिला स्तर पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा विकास केंद्र खोले जाए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उत्तरदायी निजी क्षेत्रों पर छोड़ा जाए। पाठ्यक्रम प्रवृत्ति उन्मुख रखा जाए, महिला अध्यापकों की वरीयता दी जाए तथा ऐसे कार्यक्रम चलाए जाए जिसमें 5 से 6 वर्ष के बालकों को शिक्षा का लाभ मिल सके। कहा है कि प्राथमिक शिक्षा देने से पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा दीजिए और ऐसे केंद्र जिला स्तर पर खोलिए जो इसको प्रोत्साहित करे, पाठ्यक्रम को जो है उन्मुख रखे, महिला प्राध्यापिका को वरीयता दीजिए तथा ऐसे कार्यक्रम चलाइए जिससे जो है 5-6 वर्ष के बालकों को अधिक से अधिक शिक्षा का लाभ मिल सके। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में आयोग ने कहा कि निःशुल्क व शिक्षा के सिद्धांत को चरितार्थ किया जाए कि सभी जितने भी प्राथमिक शिक्षा है उस सभी को निःशुल्क और अनिवार्य मिले। साथ ही साथ अपव्यय व अवरोधन को कम किया जा सके। यहाँ पर 2 टर्म आता है, अपव्यय और अवरोधन। ये क्या है? तो अपव्यय का मतलब हो जाता है कि कोई विद्यार्थी पहला से पढ़ना शुरुआत किया और 5वां 6ठा जाते जाते स्कूल छोड़ दिया, वह पढ़ने के लिए स्कूल नहीं आता है, तो यह हो गया अपव्यय। जबकि अवरोधन की बात किया जाए तो कोई विद्यार्थी है 6ठी में गया, पास होके वह 2 साल रह गया 6ठी क्लास में, वो 7वीं में जा ही नहीं रहा। एक ही क्लास में अधिक सालों तक रह जाना, इसे हम अवरोधन कहते हैं, और स्कूल छोड़ देना समय से पहले उसे हम अपव्यय कहते हैं। तो ये दोनों में अंतर समझ गए। अब कह रहा है कि साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा में यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई अपव्यय व अवरोधन का शिकार नहीं हो जाए। अधिक से अधिक मात्रा में स्कूल खोले जाए, मजदूर बालकों को भी शिक्षा मिलने का प्रावधान किया जाए ताकि वह भी अधिक से अधिक मात्रा में शिक्षित हो सके। यह एक सिफारिश किया था कोठारी आयोग ने। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में आयोग ने कहा, माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए क्या सब कहा आयोग ने, तो माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए आयोग ने सिफारिश की कि
निम्न माध्यमिक कक्षाओं में स्वचयन विधि से तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं में बाह्य परीक्षा विधि से प्रवेश किया जाए। यानी कि निम्न माध्यमिक कक्षा में आपको प्रवेश लेना है तो उसके अपने मन से प्रवेश लेने दीजिए, उसके लिए कोई चीज़ नहीं प्रावधान करिए कि ऐसे उसका अर्हता है तब आप प्रवेश पा सकते हैं। जबकि उच्च शिक्षा में जा रहा है तो उसके लिए अर्हता तय करिए कि ये आप अर्हता पूरा करेंगे तभी आप एडमिशन ले सकते हैं हमारे कॉलेज में। यह आप अर्हता की व्यवस्था कीजिए। साथ ही साथ उच्च माध्यमिक शिक्षा माने उच्च माध्यमिक कक्षाओं में परीक्षा के विधि से ही प्रवेश दीजिए। माध्यमिक छात्रों को जो है व्यावसायिक विद्यालयों में भी प्रवेश किया जा सके और नए माध्यमिक विद्यालय खोले जाए, माने व्यावसायिक के माध्यम में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भी उसे तैयार किया जा सके और माध्यमिक विद्यालय भी बड़ी मात्रा में खोले जाने चाहिए देश के अंदर। अब अगला सिफारिश देखते हैं। अगला सिफारिश है स्कूल पाठ्यक्रम। आयोग ने कहा कि ज्ञान में भंडार में वृद्धि होने के कारण वर्तमान पाठ्यक्रम अनुपयोगी हो गया है। पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालयों, शिक्षा विभागों, प्रशिक्षण संस्थाओं व राज्य शिक्षा परिषदों को पाठ्यक्रम निर्माण के लिए शोध कार्य करना चाहिए। कक्षा 10 तक का पाठ्यक्रम सभी छात्रों के लिए एक समान होना चाहिए। स्कूलों को अपनी आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु बनाने की छूट होनी चाहिए। कक्षा 1 से 4 तक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, कक्षा 5 से 7 तक 2 भाषाएं तथा कक्षा 8 से 10 तक 3 भाषाएं अनिवार्य होना चाहिए। यानी कि जो विद्यार्थी कक्षा 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे उसको अपने मातृभाषा में या प्रादेशिक भाषा में उसे शिक्षा दिया जाना चाहिए तथा जो 5 से 7 तक पढ़ेंगे उसको कम से कम 2 भाषा पढ़ाया जाना अनिवार्य होना चाहिए। जब वो 8वां से 10वां के बीच है तो कम से कम उनको 3 भाषा पढ़ाया जाना चाहिए। यह सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। पाठ्यक्रम में कार्यानुभव व समाज सेवा को स्थान दिया जाना चाहिए तथा छात्रों को नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा देनी चाहिए जिससे उसमें सामाजिक एकता की भावना उत्पन्न हो सके, राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हो सके, ऐसा शिक्षा दीजिए। अब नवा पॉइंट है स्कूल शिक्षा पद्धति। आयोग की दृष्टि से शिक्षा पद्धति, निर्देशन व मूल्यांकन का शिक्षा के नवनिर्माण में अत्यधिक महत्व है। आयोग ने इस संबंध में सिफारिश की कि उत्कृष्ट पाठ्यपुस्तकों व अध्यापन सामग्री की व्यवस्था की जानी चाहिए। निर्देशन व विचार विमर्श शिक्षा के अभिन्न अंग होना चाहिए तथा मूल्यांकन को शिक्षा का अंतर्निहित अंग होना चाहिए। यानी कि कक्षा शिक्षण में या स्कूल विद्यालयों में अगर विद्यार्थी पढ़ रहा है तो उसको मूल्यांकन करने की भी ज़रूरत है, उसका समय समय पर मूल्यांकन भी किया जाए और मूल्यांकन को एक शिक्षा का अंग बनाया जाना चाहिए। 10वां है स्कूल निरीक्षण। आयोग ने शैक्षिक सुधार के लिए सहानुभूतिपूर्ण तथा क्रियाशील प्रशासनिक द्वारा निरीक्षण प्रणाली होने की आवश्यकता पर जोर दिया जाए तथा कक्षा के निरीक्षण को उपयोगी बनाने के लिए राज्य शिक्षा विभाग का पुनर्गठन किया जाए। विद्यालय संगम योजना को क्रियान्वित किया जाए। शिक्षा अधिकारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाए तथा प्रत्येक राज्य में स्कूल शिक्षा परिषदों की स्थापना की जाए। अब अगला पॉइंट देखते हैं उच्च शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हायर एजुकेशन। आयोग ने उच्च शिक्षा के संदर्भ में विचार करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय का कार्य नवीन ज्ञान की खोज करना, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करना, विभिन्न व्यवसायों में निपुण नागरिक तैयार करना, समानता व सामाजिक न्याय को बढ़ाना तथा समाज में वांछित मूल्यों का विकास करना है। आयोग ने ऐसे बृहद विश्वविद्यालयों की स्थापना का भी सुझाव दिया जिनका स्तर विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों के समकक्ष हो। अगला पॉइंट है कि उच्च शिक्षा के प्रवेश व कार्यक्रम। आयोग ने रोजगार के अवसरों तथा मानव शक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप ही उच्च शिक्षा के प्रसार का सुझाव दिया कि ऐसा आप शिक्षा प्रदान करिए कि वह शिक्षा प्राप्त करने के बाद उससे उस हिसाब से रोजगार भी मिल सके, उससे अवसर भी प्राप्त हो सके
तथा मानव जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप वह अपने आप को ढाल भी सके, ऐसा शिक्षा आप उच्च कक्षा में प्रदान करिए। इसके लिए आयोग ने चयनित प्रवेश नीति अपनाने का सुझाव दिया कि इस तरह की आप शिक्षा प्रदान करेंगे तो उस तरह के स्टूडेंट का चयन के लिए आप एक प्रवेश नीति बनाइए। उसके लिए अर्हता क्या है। अगला पॉइंट है कि विश्वविद्यालयों की व्यवस्था, गवर्नेंस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन। आयोग ने विश्वविद्यालयों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने, आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का सरकार को सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को आप पूर्ण स्वतंत्रता दीजिए। वह अपने आप शिक्षा में सुधार करने के लिए क्या कर सकता है, क्या शोध करता है, वह उस विश्वविद्यालय पर छोड़ दीजिए। वह किस हिसाब से शिक्षित करेंगे विद्यार्थियों को, विश्वविद्यालय को छोड़ दीजिए। और साथ ही साथ उसे फंड भी इकट्ठा करिए। सरकार को यह आदेश दिया कि उसे फंड भी इकट्ठा करके दीजिए ताकि वह अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षा प्रदान करे, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट। अगला है कृषि शिक्षा, एग्रीकल्चर एजुकेशन। कृषि शिक्षा का विकास करने की दृष्टि से आयोग ने कहा कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विद्यालय खोला जाए, कृषि पॉलिटेक्निक की वरीयता दी जाए, कृषि शिक्षा को सामान्य शिक्षा का अंग बनाया जाए। कृषि अनुसंधान का दायित्व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सौंपा जाए। कहने का मतलब है कि प्रत्येक जिला में कम से कम एक कृषि विद्यालय तो खोला ही जाए, और कृषि पॉलिटेक्निक विद्यार्थी खोलता है तो उसको वरीयता दी जाए, और कृषि शिक्षा को जो है शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाया जाए कि सबको कुछ न कुछ कृषि के बारे में सीखना है, जो इस उच्च कक्षा में शिक्षण से लाभान्वित हो रहे हैं। और साथ ही साथ ये सारे का जो दायित्व है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सौंप दिया जाए। अगला है व्यावसायिक तकनीकी तथा इंजीनियरिंग शिक्षा। आयोग ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को रोजगार उन्मुख बनाने, तकनीकी पाठ्यक्रमों में सुधार करने तथा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रत्यक्ष तथा प्रायोगिक कार्य की अधिक महत्व देने का सुझाव दिया। अगला है प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन। कोठारी आयोग ने निरक्षरता को दूर करने के लिए प्रौढ़ शिक्षाओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी कि जितना से जितना मात्रा में लोगों को शिक्षित किया जा सके शिक्षित करिए, चाहे वह प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा ग्रहण नहीं किए हो तो पर भी उसे वयस्क में उसे शिक्षित करिए, कम से कम उसे हस्ताक्षर करने के काबिल बनाइए। यह सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने, यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग। इसके अलावा आयोग ने विज्ञान शिक्षण तथा अनुसंधान शैक्षिक योजना एवं प्रशासन और शैक्षिक अर्थव्यवस्था पर भी सुझाव दिया था। तो ये सारे सुझाव कोठारी आयोग ने भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए किया था कि कैसे हमारा शिक्षा को जो पटरी से उतर गया है उसको आगे बढ़ाया जाए, हम कैसे अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित प्रदान कर सके, कैसे कैसे लोगों को हम शिक्षा प्रदान करके रोजगार उन्मुख कर सके, उसे आम जीवन में कोई परेशानी नहीं हो। अगर कोई कोर्स कोई कर रहा है तो उसे उस हिसाब से रोजगार मिल जाए, उस हिसाब से वह तकनीक मिल जाए जिससे वह कार्य कर सके। ये सारे चीज़ सुधार किया था। अतः हम कह सके यह पहला एक ऐसा आयोग था जो सारे क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास किया था, सारे क्षेत्रों में एक सुधार की सिफारिश किया था, और इन्हीं सिफारिशों के माध्यम से सरकार ने इस पर थोड़ा थोड़ा करके अमल किया और यहाँ तक अभी तक शिक्षा पहुँचा है। तो सबसे पहला आयोग यही था जो शिक्षा को इतना बड़ा विस्तृत रूप में वर्णन किया था और भूचाल लाने के लिए कुछ सुधार का सिफारिशें तैयार करना था। तो ये था आज हमारा कोठारी आयोग और कोठारी आयोग की सिफारिशें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।